नया साल शुरू हो गया है, लेकिन वित्त वर्ष खत्म होने में अब 3 महीने बाकी बचे हैं। तो जाहिर है कि ऐसे में सभी लोगों को अपने टैक्स जमा करने हैं। टैक्स प्लानिंग की फिक्र सताने लगी है। अगर आपने भी अब तक टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो इससे पहले कि जनवरी भी खत्म हो जाए आपको टैक्स प्लानिंग कर डालनी चाहिए। तो 3 महीने का वक्त होगा आपके पास। सलाह देने के लिए हमारे साथ अब शामिल हो रहे हैं investonline.in के MD अभिनव एंग्रीश। तो इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश कि किस तरह से आपको करनी चाहिए अपनी टैक्स प्लानिंग इस वक्त। अभिनव, इस वक्त जो ऑप्शंस लोगों के पास तमाम अवेलेबल हैं, आप क्या कहेंगे? किस तरह के ऑप्शन चुनें? सेफ बेट लगाएं, फिक्स्ड इनकम टाइप के ऑप्शंस पे जाएं, या फिर थोड़ा सा रिस्क लें और जहां आपको इक्विटी में ELSS करने के मौके मिल रहे हैं उसकी तरफ रुख करें? थैंक यू प्रदीप, ब्रॉडली देखिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट फोकस होना चाहिए वो आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से चलना चाहिए और प्राइमरीली आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। तो जैसा हम समझते हैं ELSS जो कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, ये प्राइमरीली इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है। इसमें मिनिमम आपको 3 इयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट रहना पड़ता है, 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है, इसलिए आपको वो ATC के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अप टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 1 लाख। अब इसमें कई पॉइंट्स हैं जो आपको नोटिस करने चाहिए। एक, इसमें आप SIP कर सकते हैं। तो अगर आपने बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से प्लान करना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल अगर आपने अप्रैल से लिया है, अगर आपने स्टार्ट किया है तो महीने के 8-8.5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो ओवर 1 ईयर आपका कंफर्टेबली 1 लाख के आसपास आपका टोटल कॉपर्स बन सकता है। नेचुरली अभी टुवर्ड्स द एंड अगर 3 महीने ही बचे हैं तो अगर आप 3 महीने में अगर आप ब्रेक करके इन्वेस्ट करें तो आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से ब्रेकअप करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा, इसको सिर्फ एक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम को आप प्राइमरीली एक टैक्स सेविंग टूल की तरह ना देखें, इसको आप ऐसा भी देखें कि ये आपका एक इक्विटी एक्सपोजर लेने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। क्योंकि प्राइमरी देखिए पोर्टफोलियो इसका ब्रॉडली इक्विटी में ही इन्वेस्ट होता है, जिस तरह आपके दूसरे डाइवर्सिफाइड या कोई इक्विटी स्कीम में होता है। तो एक अच्छा तरीका इन्वेस्टमेंट करने का जहाँ पे आपको टैक्स सेविंग के साथ एक इक्विटी एक्सपोजर भी मिलता है। ये जरूरी नहीं है कि आप 3 साल तक के लिए इन्वेस्ट करें उसके बाद एग्जिट करें, ये आप स्कीम्स कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक आप चाहें, क्योंकि 3 साल के लॉक इन पीरियड खुलने के बाद ये एक ओपन एंडेड स्कीम की तरह आपके लिए हो जाता है, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। पर अगर आप SIP कर रहे हैं, आप ईयर ऑन ईयर ATC का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो इसको कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करके रखें, तो आपको दोनों तरीके के फायदे हैं, टैक्स के भी और आपके इक्विटी एक्सपोजर के लिए भी। मैं फिर कहना चाहूंगा रिस्क एपेटाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट की बार बार बात कर रहे हैं अभिनव, तो एक आपको मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूं। मान लीजिए कि हम जनवरी 2007 या जनवरी 2008 में बात कर रहे होते और उसके मुकाबले आज आप जनवरी 2014 में हमसे बात कर रहे हैं। क्या आपका आज ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि चूंकि पिछले 5-6 सालों से इक्विटी ने परफॉर्म नहीं किया, तो इस साल जो लोग अभी तक इक्विटी में पैसे नहीं लगाते रहे हैं वो भी टैक्स प्लानिंग के लिहाज से भी इक्विटी को चुनें, और जो लगाते हैं वो भी अपना रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा बढ़ा लें या अपने रिस्क एपेटाइट से बाहर निकलकर थोड़ा ज्यादा निवेश इक्विटी में करें? देखिए प्रदीप, होता क्या है कि आपका ये रिस्क एपेटाइट बढ़ाना एक ऐसी चीज है जो जनरली मैंने देखा कभी होता नहीं है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट तभी बढ़ता है जो आप देख रहे हैं कि आपके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। जैसे आपके रिटर्न्स थोड़े से अगर कम हो जाते हैं या माइनस में जाते हैं, में लोग ज्यादा लगा रहे थे एग्जैक्टली, और अब नहीं लगाएंगे जबकि मौका है। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है कि वो अगर आप ब्लाइंडली फोकस करें अपने एपेटाइट की तरफ, रिस्क एपेटाइट की तरफ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप प्रॉब्लम होता है इन्वेस्टर्स जनरली रिटर्न्स देख के ही उसको फॉलो करते हैं। अब जैसे पिछले 2 साल में मैं देखता हूं कि लोग सिर्फ ऑफशोर फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां आपके रिटर्न्स बेटर आ रहे हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप फोकस्ड हैं और अगर आपका एडवाइजर आपको सही एडवाइस दे रहा है तो वो कंटिन्यूसली आपको सजेस्ट करता रहेगा कि आप प्योरली अपने एसेट एलोकेशन प्लान की तरफ ही चलें, कीपिंग रिस्क एपेटाइट इन माइंड। 2007 में नेचुरली बाजार में एक साल में आप करीबन 30-35% का रिटर्न दिया था, तो इसलिए सब ब्लाइंडली घुस रहे थे। 2 साल पहले तक हर एक इन्वेस्टर सिर्फ गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहा था क्योंकि गोल्ड में 25-30% का रिटर्न आ रहा था। आज भी गोल्ड की बात नहीं कर रहा है। अब जब वापस इक्विटी चलने लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि बाजार चलेगा, तो अब सब वापस इक्विटीज की बात कर रहे हैं। इसलिए फोकस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज ELSS स्कीम्स हैं, जैसे जो मैं 4 स्कीम रिकमेंड करना चाहूंगा, इन्होंने पिछले 5 साल में भी आपको 20% से एक्सेस के ही रिटर्न दिए हैं। ओके। अब SIP ऐसा टूल है या ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ओवरनाइट कोई मैजिक वॉन्ड है और आपको कोई हर साल 20-25% का रिटर्न आएगा। इट्स अ स्लो वेल्थ क्रिएटिंग टूल और आपको उसमें फोकस रह के डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट रेगुलरली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि लोग खराब बाजार में SIPs बंद कर देते हैं, जो एक सबसे गलत चीज है। इनफैक्ट आपको उस टाइम SIP अमाउंट बढ़ा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल आप जो एवरेज देखते हैं आप हमेशा पैसे बना के ही निकलेंगे। ओके।
तो आप जो स्कीम्स यहाँ पे फिलहाल रिकमेंड कर रहे हैं, आपका कहना है कि इन्होंने लगातार अच्छे रिटर्न ही दिए हैं, तो आपको इस पे दाव लगाना चाहिए और इनमें निवेश करते रहना चाहिए। लेकिन अभिनव, एक बात ये बताइए, हमने ये भी देखा है कि टैक्स प्लानिंग के लिहाज से लोग जो सबसे ज्यादा जो सबसे पॉपुलर चीज चुनते हैं वो है इंश्योरेंस स्कीम्स। आप कैसे रेट करते हैं, कितना दरअसल आपको इंश्योरेंस में पैसे लगाने चाहिए? दो चीज प्रदीप, पहले मैं पहले पॉइंट को टच करना चाहूंगा। देखिए, मैं सिर्फ रिटर्न्स के तहत ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये जो मैंने स्कीम्स रिकमेंड करी है, इसमें काफी टेक्निकल पैरामीटर्स लेके भी मैंने रिकमेंड करें कि आपको इन स्कीम्स में क्यों रहना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कमिंग टू इंश्योरेंस, आई थिंक इंश्योरेंस हमारे कंट्री में इज द मोस्ट मिससोल्ड प्रोडक्ट। आई मीन, इससे ज्यादा मिस सेलिंग मैंने कोई प्रोडक्ट में आज तक एक्सपीरियंस नहीं करी है। अगर आप किसी एडवाइजर या किसी बैंक से बात करें तो इंश्योरेंस ऐसे बेचते हैं जैसे आपको कोई गारंटीड रिटर्न आने वाला है, जो नहीं होता है। अभिनव, मेरे हमेशा अपने इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं, उनका ये कहना है कि वो मैं उनके क्लाइंट से जितना दूर रहूं उतना अच्छा है, क्योंकि मैं उनको भड़काता हूं। नेचुरली, बिकॉज अगर आप सही एडवाइस देंगे तो वो उनके लिए गलत हो जाएगा, तो हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। अब जैसे आप लॉजिकली देखिए, इंश्योरेंस का जो वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है कवर ऑफ रिस्क, लोग उसको छोड़ के बाकी सब चीज करते हैं। अब बोलते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस मिक्स करेंगे आपको कभी रिटर्न नहीं आएंगे। मेरे हिसाब से मैंने तो कभी रिटर्न आते हुए देखे नहीं है, चाहे आप यूलिप प्लान्स ले लें, बिकॉज इनके कॉस्ट इंटरनली इतने हाई हैं, और नेचुरली बिकॉज एजेंट कमीशन हाई होते हैं तो वो चाहेंगे नहीं कि आप उनके आसपास भी आए जाएं। तो इसलिए इंश्योरेंस इज प्योरली, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले तो सिर्फ टर्म कवर लें और अच्छा वैल्यू का टर्म कवर लें, और हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। बट यूलिप बेस्ड लाइक इन्वेस्टमेंट प्लान्स या प्योर एंडाउमेंट प्लान्स, ये लॉन्ग टर्म में अगर आप एवरेजिंग निकालेंगे तो आपके रिटर्न्स 3-4% से ज्यादा नहीं आते हैं। बिल्कुल। इंटरेस्टिंगली, आप अगर LIC ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके उनके रिटर्न की स्टडी करें तो वहां वो साफ तौर पे डिस्क्लोज करते हैं कि उनके जो रिटर्न है वो 4 से 5% के बीच ही है सालों साल, लेकिन उसके बाद भी लोगों का भरोसा बरकरार है और लोग उसमें और पैसे लगा रहे हैं। एक आखिरी सवाल